दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जिसकी आशंका थी आज अंततः वही हुआ। 24 घंटे वाली डेडलाइन के भीतर जो जनता दल यूनाइटेड का शीर्ष नेतृत्व उम्मीद कर रहा था वो हुआ नहीं और अब जनता दल यूनाइटेड के विकल्प खुले हुए हैं। ऐसी बातें जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी सूत्रों के द्वारा खुलकर तो नहीं, लेकिन अब साफ तौर पर कही जा रही है कि 14 नवंबर के बाद हमारा विकल्प खुला हुआ है। लेकिन ये विकल्प खुलने की नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम 2005 में किया, जो काम 2010 में किया और जो काम 2020 में किया, वो काम 2025 में करने से पीछे हटने लगी। अंततः बीजेपी को यह भरोसा था, नरेंद्र मोदी के मुख्य रणनीतिकार, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को यह भरोसा था कि कहीं ना कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद संभालने के करीब पहुंच जाएगी और जनता दल यूनाइटेड के एक धड़े को उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनने के लिए मना लिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की बात तो छोड़िए, जनता दल यूनाइटेड को मुख्यमंत्री पद देकर दिल्ली की सियासत में उसके बदले में समर्थन लेने की जो कवायद अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी कि महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की शिवसेना को मुख्यमंत्री पद दे के रखना है या फ्रंट पर रखना है और बिहार में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की समता पार्टी या उसके नए अवतार जनता दल यूनाइटेड को फ्रंट पर रखना है। महाराष्ट्र की साझेदारी पहले टूटी, बिहार की साझेदारी तोड़ने की कवायद 2020 में चिराग मॉडल के सहारे शुरू हुई, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। तो उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए 2022 में जो आशंका व्यक्त की जा रही थी वो पलटा पलटी के खेल ने टाल जरूर दिया, लेकिन 2025 में वो रास्ते तलाशे जाने लगे। उन रास्तों को तलाशने के लिए राजभवन के इस्तेमाल की जरूरत होती है और राजभवन के इस्तेमाल का रास्ता मौजूदा दौर में तभी खुलता जब चुनाव आ जाते, चुनाव का नतीजा आ जाता और भारतीय जनता पार्टी राजभवन के सहारे पिछले दरवाजे से ऑपरेशन लोटस की जमीन तैयार करती। नीतीश कुमार ये होने देने के लिए आमादा नहीं है और आज भर का डेडलाइन जो जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने करीब करीब तय कर रखा था कि आज की डेडलाइन के बाद आगे से अपने कार्यकर्ताओं को 11 नवंबर और 6 नवंबर के लिए अंदर खाने क्या संदेश देना है और 11 नवंबर के बाद गतिविधियों को किस रूप में आगे बढ़ना है, आज उसका एक तरह से औपचारिक ऐलान भले ही नहीं हुआ लेकिन रास्ता खुल गया। रास्ता इस रूप में खुला कि प्रधानमंत्री बिहार आए। वो बिहार के मुजफ्फरपुर गए, छपरा जिले में भी गए और दोनों जगह उम्मीद थी कि 14 नवंबर के बाद अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इस बात का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन कहीं दूर दूर तक इसकी चर्चा नहीं हुई। नीतीश कुमार मंच साझा नहीं किए और पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रहा था कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अंदर खाने ये शर्त रखी गई है कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं होगा तो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं किया जाएगा। पहले मंच साझा करने से बचकर दूरियों को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने की औपचारिक शुरुआत होगी और जब दूरियों को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने का मुकम्मल काम पूरा हो जाएगा, इस दरमियान 11 नवंबर की तारीख भी बीत जाएगी और उस तारीख के बाद जनता दल यूनाइटेड अपने रास्ते पर चलने के लिए स्वतंत्र होगा। अब वो रास्ता कैसा होगा, वो रास्ता किस प्रकार की राजनीतिक बिसात बिछाता हुआ दिखेगा, इसका अंदेशा भी लोगों को तब मिलने लगा जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हो, राहुल गांधी का मौजूदा बिहार दौरा हो, तेजस्वी यादव के लगातार चल रहे चुनावी भाषण हो या फिर बिहार में जमीनी स्तर पर गांव गांव में जहां भी जेडीयू और आरजेडी का मुकाबला नहीं हो रहा, वहां अनौपचारिक तरीके से चाय पान की दुकानों पर जो चर्चा चल रही है कि लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, उस चर्चा को अब आज के बाद से औपचारिक बल मिलना जिस प्रकार से शुरू होना है, उसने भारतीय जनता पार्टी को आखिर कौन सी राजनीतिक घुट्टी पिला रखी है कि तमाम जमीनी परिस्थितियों को जानते समझते हुए भी अब तक नीतीश कुमार के नाम का बतौर भावी मुख्यमंत्री ऐलान करने से बीजेपी पीछे हट रही है। मुजफ्फरपुर में तमाम तरह की बातें, जंगल राज की वापसी का डर, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। 24 साल पहले के गोलू अपहरण कांड का जिक्र करते हुए नजर आए। छपरा में भी कमोबेश इसी तरह की बातें दोहराई गई।
लेकिन बिहार की जनता जंगल राज की बात तो छोड़ दीजिए, इमरजेंसी को भी 2.5 सालों में भूल गई थी। यूं कहे बिहार ही नहीं, देश की जनता भी भूल गई थी। तो फिर बिहार की जनता लालू राबड़ी शासनकाल को तेजस्वी यादव से, राजद के नए नेतृत्व से उसका हिसाब किताब चुकता करने की तरफ आगे बढ़े, यह भला कैसे सोचा जा सकता है? बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं जो औरंगजेब के कामों का बदला आज के मुसलमानों से लेने की कोशिश करे। और आज ये कहा जाए, चाहे 2002 में गुजरात में जो कहा गया या उसके बाद से लगातार मंगलसूत्र, भैंस, मुसलमान, इस तरह से जो कहानियां गढ़ के कपड़ों से लोगों की पहचान करके बातें कही गई, वो काम तो बिहार की जनता करती नहीं है। राजनीतिक तौर पर बेहद जागरूक राज्य और एक ऐसा चुनाव जिसमें नैरेटिव का साफ साफ अभाव दिख रहा है। कहीं नहीं लग रहा कि किसी के पक्ष में कोई आंधी चल रही है। मतदाता चुप बैठा हुआ है। बिहार का वोटर साइलेंट है। ना किसी की आंधी है, ना किसी के पक्ष में, ना किसी के विपक्ष में। चुनावी हिंदुत्व की बयार तभी चलती है जब जनता में उन्माद का वातावरण होता है। वो उन्माद बिहार में दूर दूर तक नदारद है। इस हद तक नदारद है कि प्रधानमंत्री के भाषणों से भी वो सारी बातें गायब है जो 2002 में गुजरात के सांप्रदायिक तनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग मौके पर सुनी जाती रही। वो सब कुछ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं। क्या जब चुनावी हिंदुत्व का नारा पिटता हुआ नजर आता है तभी कर्पूरी ठाकुर की याद आती है? जब चुनावी हिंदुत्व अपना अर्थ खोना शुरू कर देता है तभी जाकर सामाजिक न्याय की बातें ऊपरी मन से ही सही करने की नौबत आती है। वरना वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा आजमाया हुआ नुस्खा बिहार में छोड़ दिया है? कारण दरअसल यह है कि बिहार का चुनाव बहुत ज्यादा लोकल लेवल पे लड़ा जा रहा है। सीट टू सीट, कैंडिडेट टू कैंडिडेट ये चुनाव वेरी कर रहा है। 5-5 किलोमीटर पर इस चुनाव के नैरेटिव और मुद्दे बदल रहे हैं। अब वो परिस्थिति नहीं है जिसमें दिल्ली तय करे, अब वो परिस्थिति नहीं है जिसमें नागपुर तय करे, अब वो परिस्थिति बिहार के अंदर नहीं है कि किसी के डीएनए पर सवाल उठा दिया जाए और बावजूद इसके 53 सीटें जीतकर लाई जाए। आज डीएनए पर सवाल उठाने की बात तो छोड़िए, जिनके डीएनए पर सवाल उठाया गया उनके साथ रहकर भी भारतीय जनता पार्टी यदि 53 सीटों तक पहुंच गई तो ये चमत्कार को नमस्कार करने वाली स्थिति अभी के बिहार में बनती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी लोकप्रियता को, उसकी चुनावी संभावनाओं को यदि मौजूदा वक्त में आंकने की कोशिश करनी हो तो 2-3 पैरामीटर्स पर आंका जा सकता है। सबसे पहला कि जो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी होती है, जो सुरक्षित विधानसभा या लोकसभा सीटें होती है, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुरक्षित सीटों पर आमतौर पर चुनावी हिंदुत्व बहुत आसानी से चलता है। इसलिए भी चलता है क्योंकि 70% वैसे लोग उस इलाके में निवास करते हैं जिनके बीच की जातीय भावनाएं उभर कर सामने नहीं आ पाती। और इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि उनके बीच का कोई व्यक्ति वहां चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव लड़ेंगे तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही कोई कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ सकता है, और जिनकी तादाद बमुश्किल 20-25-30% तक होती है, शायद ही कहीं 40% तक होती हो। लेकिन जो बचे हुए सामाजिक समूह हैं, अगर जाति का मुद्दा वहां गौण हो गया तो सांप्रदायिक मुद्दे को स्पेस बनाने में ज्यादा आसानी होती है, जिस वजह से बीजेपी का स्ट्राइक रेट सुरक्षित सीटों पर ज्यादा अच्छा होता है। लोकसभा चुनाव से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में यह हिलता हुआ नजर आया। वरना जिस जिले से योगी आदित्यनाथ आते हैं उनके बगल की बांसगांव सीट पर यदि फैसला 1000-2000 से करने की नौबत आए लोकसभा चुनाव में तो हालात समझे जा सकते हैं कि बांसगांव की सुरक्षित लोकसभा सीट पर चुनावी हिंदुत्व बिखर कैसे गया। सासाराम की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई, सुरक्षित सीट। गोपालगंज की सीट पर एनडीए की मार्जिन 4 लाख से घटकर 1 लाख के आसपास कैसे पहुंच गई। ये सब चीजें इस बात का इंडिकेटर थी, ये सारे तथ्य इस बात को इंगित कर रहे थे कि चुनावी हिंदुत्व का ग्राफ नीचे गिर रहा है और मुद्दों की सियासत के लिए चुनावी स्पेस बनता जा रहा है।
मुद्दों की सियासत के लिए तेजस्वी यादव मुद्दा नहीं बना पाए, ये सत्य है। राहुल गांधी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका संगठन और उनका गठबंधन उनके मुद्दों को जमीन जब पर ले जाने के साथ साथ लंबे समय तक बिहार में उसको बनाए रखने में अपनी भूमिका नहीं निभा पाया। लेकिन प्रशांत किशोर की मेहनत ने मुद्दा तो बनाया। उनकी सियासत की अपनी सीमाएं हैं। उनके पास एक वैचारिक चुंबक की कमी है, जिसके सहारे प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को जनता के बीच एक आइडियोलॉजी के सहारे ले जा सके। वो अरविंद केजरीवाल मॉडल में ले जाना चाहते थे, विचारधारा विहीन राजनीति में ले जाना चाहते थे, और मुद्दों को उन्होंने हावी तो करा दिया, लेकिन उन मुद्दों के आधार पर सियासत करने की बारी जिनकी थी, इंडिया अलायंस या महागठबंधन के लोगों की, वो करा नहीं पाए। सुरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हिल रही है, बावजूद इसके नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी नुकसान तो पहुंचा रही है, बावजूद इसके नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं। और इन सब के बावजूद जिनसे सत्ता छीननी है तेजस्वी यादव को, जिनके खिलाफ मुकाबला करना है तेजस्वी यादव को, उनके खिलाफ बोलने से राहुल गांधी भी बच रहे हैं, तो तेजस्वी यादव भी बच रहे हैं। क्या कारण है? क्या 14 नवंबर के बाद की परिस्थितियों के लिए हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि दुश्मनी वहीं तक करो कि वापस मुड़कर हाथ मिलाने पर शर्मिंदगी महसूस ना हो? बिहार की सियासत में, और यूं कहें तो देश की सियासत में, राजनेताओं के बीच गठबंधन बनाने, तोड़ने, पलटी मारने में शर्मिंदगी कभी नहीं होती। वरना नीतीश कुमार और उनकी चर्चा के पहले भारतीय जनता पार्टी को ही यदि हम देखें तो फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी गठबंधन करती है, तो बदले हुई परिस्थितियों में महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के साथ भी गठबंधन करती है। महाराष्ट्र में शिवसेना के समर्थन से भी सरकार बनाती है, तो एनसीपी के बाहरी समर्थन से भी सरकार बनाती है। तमिलनाडु में डीएमके से भी एक समय गठबंधन करती है, तो दूसरे समय पर एआईएडीएमके से भी गठबंधन करती है। वही काम नीतीश कुमार बिहार में करते हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भारतीय जनता पार्टी को सहयोगी दल बनाते हैं, तो कभी पलटी मारकर राष्ट्रीय जनता दल को सहयोगी दल बनाते हैं। सियासत की पलटी खाने में, कलाबाजियों के मामले में कोई किसी से कम नहीं है। और जब इन कलाबाजियों को जनता ने एक तरह से चुनाव में मुद्दा नहीं बनने दिया और जनता के बीच हालात इस रूप में जाकर बनने लगे कि भाई पिछले 5 सालों में तो जनता दल यूनाइटेड भी सत्ताधारी पार्टी रही, राष्ट्रीय जनता दल भी सत्ताधारी पार्टी रही, कांग्रेस ने भी बिहार की सत्ता का स्वाद चखा और भारतीय जनता पार्टी ने भी सत्ता का स्वाद चखा। यानी नीतीश कुमार ने बारी बारी से सबको सत्ताधारी दल बना दिया। तो सवाल यह है कि पिछले 5 साल की जो सत्ता के अच्छे काम है, क्या क्रेडिट सिर्फ उसी का लिया जाएगा, या सत्ता के जिन कामों पर जनता को आपत्ति है, क्या उन आपत्ति वाले खराब कामों में भी हिस्सा बटाने के लिए तमाम दल नीतीश कुमार के साथ रहेंगे? अभी बिहार की जनता के बीच जो उदासीनता दिखाई दे रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जनता किसको आरोप मुक्त करे, किस पर भरोसा करे। तेजस्वी यादव जनता के बीच जाकर कहें कि नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्ट है, नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ नहीं किया, तो ऐसा लगेगा लोगों को, या लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं ये खुद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये जनाब भी पिछले 5 सालों के दरमियान 17 महीनों तक सत्ता के सुख भोगे हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि अलग होकर नीतीश कुमार से कहती कि नीतीश कुमार पलटू राम है, तो जनता पूछती कि जब आप साथ रहते हैं तो नीतीश कुमार ठीक रहते हैं, और जब आप छोड़ देते हैं तो नीतीश कुमार खराब हो जाते हैं। नीतीश कुमार यदि जाकर राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ कुछ बोले, तब जनता उनसे भी सवाल पूछेगी, और पूछना भी चाहिए कि आप क्या कर रहे थे पिछले 5 सालों से। अगर राष्ट्रीय जनता दल के लोग इतने ही खराब हैं, तो बार बार आप उनके साथ गठबंधन क्यों करते हैं? कुल मिलाकर बिहार में और बिहार की सियासत में विश्वसनीयता का संकट है। भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरों को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, दिलीप जायसवाल से लेकर सम्राट चौधरी तक, संजय जायसवाल से लेकर मंगल पांडे तक, सबको गंभीर आरोपों की श्रेणी में लाकर, उसी कैटेगरी में लाकर प्रशांत किशोर ने खड़ा कर दिया। तो जनता के बीच उदासीनता होनी स्वाभाविक है। प्रशांत किशोर विकल्प तो नहीं दे पाए, लेकिन कौन 10वीं फेल है, कौन 7वीं फेल है, ये सवाल जनता के बीच लेकर चले गए।
किसने कितना पैसा कमाया, इस तरह के आरोपों को लेकर वो जनता के बीच चले गए और जनता नीतीश कुमार के शासन से ऊबकर जिस नए विकल्प की तलाश में थी, उस नए विकल्प को मजबूती के साथ दे पाने की स्थिति में कोई आ नहीं पाया। तो उस हालात में बिहार के अंदर जो चुनावी उदासीनता है, उसमें भला भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस कहां से बन जाता। मैंने सुरक्षित सीटों की बात इसलिए की, चाहे आप ऊपर से ही शुरू करें उत्तर बिहार से, तो रामनगर की सुरक्षित सीट हो या हरसिद्धि की सुरक्षित सीट हो, इसके साथ साथ सीतामढ़ी जिले में बथनाहा की सुरक्षित सीट हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई दिखाई दे रही है और इनमें से एक दो सीटें वो चुनाव हार भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोटर्स को बांध नहीं पा रही, मिडिल क्लास के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे वैकेंसी की कमी हो, चाहे नौजवानों के दूसरे मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे हो, किसी मुद्दे पर जनता की समस्याओं का संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है। जनता दल यूनाइटेड का शीर्ष नेतृत्व 20 साल के बाद भी उस जंगल राज का बाजा बजा पाने में बहुत सक्षम नहीं हो पा रहा है और तेजस्वी यादव भी जो 2020 में एक बड़ी उम्मीद के साथ दिखाई दे रहे थे, नीतीश कुमार के साथ सत्ता सुख भोगने के बाद अब वो तेजस्वी यादव के साथ नहीं दिखाई दे रहा जो 5 साल पहले दिखाई दे रहा था। विकल्पहीनता की स्थिति में बिहार की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी का सबसे कमजोर स्थिति में पहुंचने की स्थिति में आ जाना, यह नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक तौर पर वरदान सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जनता इस स्थिति में तो आकर खड़ी हो ही गई है कि भाई सम्राट चौधरी हो या तेजस्वी यादव, इनसे तो नीतीश कुमार ठीक ही मालूम होते हैं। अब कितने ठीक मालूम होते हैं, कितने ठीक नहीं मालूम होते हैं, ये अलग की बात है, लेकिन जनता के बीच जो मन स्थिति बन रही है, वो मन स्थिति यदि वोटों में बदलती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे ज्यादा निराशाजनक खबर नहीं हो सकती। और इसी निराशा से उबरने के लिए बीजेपी अगर ये उम्मीद अब भी पालकर बैठी है कि वो बिहार असेंबली में इतनी सीटें जीत लेगी कि राजभवन से न्योता लेने पर कोई संवैधानिक संकट नहीं आएगा, तो अभी ऐसा लगता है कि या तो किसी मशीनी खेल पर भरोसा है, या तो राहुल गांधी के आरोपों को लेजिटिमेसी देने की तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व कदम बढ़ा चुका है अंदर खाने, या वाकई कोई चुनावी तिलिस्म है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है। आखिर नीतीश कुमार के नाम का जब ऐलान नहीं हो रहा तो चचा भतीजे को एक होने से रोकना क्या भारतीय जनता पार्टी के वश में है? क्या जेडीयू के अंदर एक ऐसा खेमा बीजेपी तैयार कर चुकी है जिस खेमे को उप मुख्यमंत्री पद का लालच देकर नीतीश कुमार की पार्टी से तोड़ा जा सके? हर पार्टियों में स्लीपर सेल की मौजूदगी की बातें होती है। बिहार भाजपा में भी कहा जाता है कि एक मोदी शाह की भाजपा है तो एक नीतीश कुमार की भाजपा है। जनता दल यूनाइटेड में भी एक कहा जाता है कि एक नीतीश कुमार की जेडीयू है तो एक मोदी शाह की जेडीयू है। अब किस पार्टी में किसकी खेमेबंदी किसकी कितनी मजबूत है ये चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि 14 नवंबर को बॉल राजभवन के कोर्ट में जा रही है और बॉल जब राजभवन के कोर्ट में जा रही है तो वहां से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है कि धारणा जो जमीन पर बनती जा रही है उसे रोक पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके रणनीतिकारों के लिए असंभव तो नहीं कह सकते लेकिन मुश्किल जान पड़ता है। फिलहाल तो देखिए कि नीतीश कुमार आखिर जाते कहां हैं और नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन भविष्य की किस डील की तरफ बढ़ रहा है। क्या वाकई इंडिया गठबंधन किसी डील की तरफ बढ़ रहा है? सियासत में डील होना, पर्दे के पीछे डील होना और पर्दे के आगे उस डील का सार्वजनिक मंचन होना, ये एक पुरानी प्रथा रही है और इस पुरानी प्रथा को 11 से 14 नवंबर के दरमियान दोहराया जाएगा या 14 नवंबर के बाद दोहराया जाएगा, देखने वाला सवाल अब सिर्फ यही बचा है। तो इंतजार कीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से साफ कर दिया कि नीतीश कुमार उसके मंचों पर जाए या न जाए, बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करेगी। अब जनता दल यूनाइटेड को, उनके वोटर्स को, उनके कैडर को और नीतीश कुमार को फाइनली यह फैसला लेना है कि कब किस मुहूर्त में
11 से 14 नवंबर के बीच या 14 नवंबर के बाद की परिस्थितियों में बिहार की सियासत में खेल होता है। खेल की बुनियाद पड़ चुकी है और उस बुनियाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तरफ से एक भूमिका निभाई है। लेकिन याद रखिए, इस बार यदि पटना हिलता है तो दिल्ली भी हिलेगी, क्योंकि ये 272 प्लस वाली भाजपा नहीं है, ये 240 वाली भाजपा है। और दिल्ली में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर टिकाए रखने के लिए जरूरत नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की है, जरूरत महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की भी है। तो देखते जाइए होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।